So, first of all, good evening, everyone. Welcome to the second session of Glacier Dialogues. हमारा फर्स्ट सेशन था जो लास्ट ट्यूसडे हुआ था एंड डॉक्टर फारूक आजम एंड डॉक्टर अशीम के साथ में। डॉक्टर अशीम आज कॉल पे भी है एंड वो सेशन था मेनली अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लोव्स, रिस्क एंड माउंटेन सिस्टम्स को समझने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसको फैक्ट्स के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ काफी अच्छे से समझाया था। वेरी पावरफुल सेशन। हमने वो ब्लॉग की तरीके से उनकी इंसाइट्स और लर्निंग्स भी शेयर की है एंड दैट वी हैव पब्लिश्ड। बट टुडे का, आज का जो सेशन है उसका मकसद है कि वी वांट टू लाइक हम इस फाउंडेशन पे वी इंश्योर कि ग्लेशियर्स को केवल लाइक फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस की तरह ना देखे लोग। वो एक लिविंग सिस्टम है जो पूरा वाटर, इकोनॉमीज, माइग्रेशन, गवर्नेंस, सारी चीजों को शेप करते हैं। सो हाउ डू वी ब्रिंग दैट इनटू द मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन कि जब ग्लेशियर्स रिट्रीट होते हैं तो वाटर सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, नदियों का रुख बदल जाता है, जब रिवर्स का चेंज हो जाता है तो लाइवलीहुड शिफ्ट हो जाते हैं, और लाइवलीहुड जब शिफ्ट हो जाते हैं तो लोगों का मूवमेंट होता है। तो आई थिंक इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन भी प्लान किया गया है टू अंडरस्टैंड कि whatever is happening with the rapid melting of glaciers, which is also irreversible, and all of that changes that is coming into the communities, चाहे वो villagers, गांव छोड़ के जा रहे हैं, यूथ माइग्रेट कर रहा है, लोग, वुमेन को बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ता है, काफी सारी चीजें हो रही है। इससे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके का स्ट्रगल हो रहा है, और ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होने लगा है उसके कारण। तो आई थिंक उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उस मूवमेंट को जो होने लगा है विलेजर्स के अंदर, जो गांवों में, ओवरऑल माइग्रेशन दैट इज नाउ हैपनिंग मोर एंड मोर। तो हमारे साथ आज वर्षा सिंह जी जुड़ी है, जो ग्रास रूट जर्नलिज्म करती है। शी इज आउट इन द फील्ड कैप्चरिंग दीज स्टोरीज, फाइंडिंग, like interacting with people on ground and bringing those realities to all of us, those lived experiences of communities to all of us. And then हमारे साथ अनूप सर जुड़े हैं, अनूप नौटियाल सर, जो देहरादून से है। अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे तो आपने कुछ देखा है, तो आई थिंक सर रेगुलरली अभी वही हम रीलबाजी करते हैं, वीडियो नहीं। अरे नहीं सर। रीलबाजी है वो। आप सारे मुद्दों को उठाते हो, हमारे को अवेयरनेस मिलती है, उससे हम समझ पाते हैं कि वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग, सो लॉट ऑफ फोकस ऑन गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस और अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आप बहुत बात करते हो। तो आज का भी जो कॉन्टेक्स्ट है, अपन इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वर्षा जी, आप अपना शेयर करिए आपके स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ यू हैव सीन linkages of glaciers and then what is happening and unfolding in communities through the on ground lived experiences, and then migration, जो displacement, वो सब आपने देखा है, lived realities, वो आप बताएंगे। एंड देन अनूप सर उसके बाद में उस कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे, स्टेट पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नेंस, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या स्ट्रक्चरल गैप्स है, एज सिटीजन्स हम क्या कर सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस दैट इज अनफोल्डिंग, और जो आगे आने वाले समय में बढ़ती ही रहेगी। सो आई थिंक विद दैट मैं कम बोलूंगा एंड आई वुड लव फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन टू यू एंड बोथ। सो वर्षा जी, आप शुरू कीजिए। एंड thank you once again जी। to both of you for agreeing to do this in such a short time, पिछले हफ्ते में ही सब फाइनल हुआ, so very very grateful for this support. So over to you, Varshad. थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस है फील्ड के, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अलग अलग जियोग्राफीज में जा सकूँ और वहाँ लोगों से मिल सकूँ, बात कर सकूँ और उनके एक्सपीरियंसेस फिर एक वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ थ्रू माय स्टोरीज एंड ऑल। तो मैं यहाँ अपनी जो एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन, हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मैं वो शेयर करती हूँ। तो उन तस्वीरों के साथ जब हम बात करेंगे तो ऑडियंस को भी इंटरेस्टिंग लगेगा।
मैंने आपको एक मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। यू कैन ओ- शेयर। आप कर पा रहे हैं स्क्रीन शेयर? या ओके। ओके। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, ठीक है? यस, बिल्कुल बराबर है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे आप। नीचे F5 या। ठीक है। तो ये मैं लास्ट ईयर अप्रैल में लाता गांव है चमोली में, यहाँ पर गई थी एक स्टोरी के लिए, ये समझने के लिए कि हम ग्लेशियर्स की बात हमेशा करते हैं जब कोई एवलांच आता है या कोई डिजास्टर होता है। तो इसके इर्द गिर्द ही हम इन पर बात ज्यादा हो रही होती है। लेकिन वहाँ जो ग्लेशियर्स के सबसे करीब रहने वाला जो समुदाय है, वो उनके लिए ग्लेशियर्स क्या हैं, वो जो थ्रेट्स हैं जिनकी बातें देहरादून या दिल्ली तक हो रही हैं, वो उन खतरों से कितने वाकिफ हैं, क्या उन्हें पता है या नहीं, उनका जीवन कैसा है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये धौलीगंगा घाटी में लाता गांव है, जोशीमठ ब्लॉक में आता है। जोशीमठ से ऊपर जब हम बढ़ेंगे, रैनी गांव आएगा। रैनी गांव गंगा नदी के किनारे है। फिर एक पुल को हम पार करते हैं तो हम पहुंचते हैं लाता गांव की तरफ। तो ये तकरीबन आखिरी जो कुछ गांव हैं जो हमारी सीमा से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक गांव है। ये धौलीगंगा नदी के किनारे है। जो 2021 में, कॉन्टेक्स्ट के लिए, 2021 में जो आपदा आई थी, तो ऋषिगंगा नदी में वो जो ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर आया था, और उसने धौलीगंगा को भी ब्लॉक कर दिया था। धौलीगंगा और ऋषिगंगा दोनों का पानी मिल करके फिर वो बहुत तबाही हमने देखी थी। तो मैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिस महिला की तस्वीर है, जिस समय मैं पहुंची थी बैसाखी। पहाड़ों में क्या होता है, जब कोई त्योहार होते हैं और या शादियां होती हैं, ये दो समय बहुत माकूल होता है, मैं कहूंगी, कि जब आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए वो टाइम चूज किया था कि बैसाखी के ठीक बाद का समय था, और इस गांव में एक शादी थी। तो यहाँ ऐसे परिवार मिले जो यूं तो माइग्रेट करके निचले इलाकों में रहते हैं, लेकिन उस शादी में शामिल होने के लिए आए हुए थे। तो ये जो महिला हैं, ये भी ये जोशीमठ में रहती हैं, और उस समय गांव आए हुए थे। तो गांव बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत आपकी मतलब मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं। और ये भोटिया जनजाति का गांव है बेसिकली। ये जो जितने भी सीमा वाले इलाके हैं हमारे उत्तराखंड में, हम भोटिया, इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। तो भोटिया जनजाति का गांव है ये। तो ये गांव, मैं यहाँ पर ये समझने आई थी वसुंधरा ताल को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ के लोग कितनी वाकिफ हैं इस तरह के खतरों से, इनका जीवन कैसा है, ये अपने ग्लेशियर्स को किस तरह से देखते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो ग्लेशियर्स एक अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ हैं, बर्फ, हम बर्फ के लिहाज से देखते हैं, कितनी बर्फ गिरी, बर्फ कम गिरी या बर्फ ज्यादा गिरी, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी लोक कहानियां हैं इनके पास, इनकी ग्लेशियर, इनकी फोक लॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, फोक गॉड्स हैं। नंदा देवी की पूजा की जाती है उस पूरे बेल्ट में, पूरे इलाके में। नंदा देवी को ये माँ भगवती भी कहते हैं। और जो नंदा देवी का जो ग्लेशियर समूह है, जिसमें पिछले कुछ समय में लगातार हलचल रही है, अगर 2021, 2023, 2025, बल्कि 24 में भी अवलांच आया था, वो नंदा देवी ग्लेशियर समूह जो है, वहाँ लगातार हलचल मची हुई है। और पिछले साल भी वहां पर तकरीबन 50 से ज्यादा मजदूर दब गए थे एक एवलांच में, तब भी हम इसकी बात कर रहे थे। और ये समझना कि कम्युनिटी कितना जानती है इन खतरों को, किस तरह से देख रही है, और इनका जो नॉलेज है, इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनका जो कल्चरल सेंस है, जो इनका इनकी संस्कृति है, वो किस तरह से ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये जो नहीं गिर रही है, वो किस तरह से प्रभावित हो रही है। तो ये जो सारे गांव हैं और जो इनकी खेती है, ये सारी रेनफेड खेती है, मतलब
होगी तभी सिंचाई होगी, और तभी ये जो इनके अनाज हैं या कुछ फूल भी ये उगाते हैं, या इनके बगीचे हैं जो सेब के बगीचे हैं, और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो बारिश पर निर्भर करती है। और जब ये आगे की तस्वीर, तो जो जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम में जो बदलाव आ रहा है, मेरा जो पहला इंटरेक्शन था जैसे ही मैं इस गांव में आई थी, तो वहां की कुछ महिलाओं ने मुझे कहा, उस रोज बहुत हवा चल रही थी, हवा बहुत तेज रफ्तार थी। तो जो बहुत कॉमन तौर पे जो बात मैंने बहुत वहां पर सुनी वो ये थी कि हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की कि बारिश बहुत तेज हो गई, इंटेंस रेनफॉल हो रही है, लेकिन वो जो बात कर रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि ये जो हवा चल रही है ये हवा भी अनजानी है। रफ्तार की हवा यूं यहाँ पर नहीं चला करती थी, बिजली नहीं कड़कती थी, जो ओले गोपेश्वर में गिरते हैं वो हमारी तरफ गिरने लगे हैं, वो यहाँ नहीं हुआ करती थी। तो ये जो मौसम में जो बदलाव है वो जिसे ये दर्ज कर रहे हैं, जो इनके अपने नोट्स हैं, वो हमारे नोट्स से डिफरेंट हैं, वो अलग हैं। तो जैसे हवा की बात को मुझे इतने लोगों ने बोला, तो मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना पड़ेगा शायद अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इस बारे में, कि हवा में भी कुछ बदलाव महसूस कर पा रहे हैं हम क्या। तो बेसिकली जो वहां पर पहले धीमी हल्की, जैसे वहां पर एक माणा गांव के पूर्व प्रधान मुझे मिले जिन्होंने बताया कि अक्टूबर नवंबर में मानसून के बाद बारिश होती है, और वो जो 2-3 दिन एक लगातार बारिश, उसके बाद बर्फ गिरनी शुरू होती है, और वो जो हल्की हल्की बर्फ गिरती है फिर दिसंबर और जनवरी की बर्फ बहुत महत्वपूर्ण होती है उनके लिए, क्योंकि वही बर्फ है जो ग्लेशियर्स को फिल करती है। ये सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्दियों की बर्फ बहुत जरूरी है, वो बर्फ पिघलती नहीं है, वो एक नई लेयर बर्फ की बनाती है। लेकिन वो पिछले 2-3-4 साल में या पिछले एक दशक में कहें तो ये जो सर्दियों की बर्फबारी है वो कम हो रही है, और जो बर्फ गिर रही है वो जनवरी के अंत में या फरवरी में या मार्च के आसपास गिर रही है, जिसमें पानी ज्यादा होता है। तो यही वो बताते हैं कि ये जो पानी वाली बर्फ है, ये जो फरवरी की बर्फ है, गर्मियों की बर्फ है, यही बर्फ ग्लेशियल झीलों को आ रही है, क्योंकि वो तुरंत पिघलती है और तुरंत पानी बनती है। उनके अंदर वो इतनी ठोस नहीं होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। और जो जिस झील की पड़ताल करते हुए मैं गई थी, वसुधरा ताल, इसको लेकर पिछले कुछ समय में हमने बहुत बातें की है। उत्तराखंड में 5 ऐसी झीलों को चिन्हित किया गया है जिन्हें एक थ्रेट के तौर पर, कि भविष्य में जिस तरह से हमने सिक्किम में देखा था, या पिछले साल नेपाल में हमने देखा था कि या हमारा जो 2021 की आपदा थी कि एक झील टूटी, और झील के टूटने के बाद बहुत सारा पानी नीचे आया, अचानक से आया, और नीचे की घाटी में रहने वाले लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। तो बस मुझे मुझे मेरे लिए मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, गोपेश्वर से लेकर गोपेश्वर, जोशीमठ, माणा गांव, लाता गांव, यहाँ के लोगों को वसुधरा ताल नाम की झील की नॉलेज नहीं है। वो वसुधरा ताल झील का जिक्र नहीं करते, वो देवताल बताते हैं, वो रूपकुंड बताते हैं, वो कुछ और झीलों के नाम लेते हैं। और जिस झील के बारे में हम आजकल बहुत बातें कर रहे हैं, वो जो पूरी धौली गंगा बेसिन में जिस खतरे की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात, वो झील नहीं बता पाया। मैं उन लोगों से भी मिली जो 70s और 80s में से ट्रैकिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट के ग्रुप हैं उनको भी लेकर के उन ग्लेशियर्स के पास जाते हैं, उन्हें भी ये झील के बारे में पता नहीं है। थोड़ा सा मैं झील की जानकारी, ये वाडिया इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च पेपर है 2024 या 25 का, वो अभी भी इस झील को लेकर रिसर्च कर रहे हैं इसकी डेप्थ जानने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें हैं, 2001 की और 14 की, 17 की, और फिर 2020 की सैटेलाइट इमेजरीज है ये। बहुत सारी जो छोटी छोटी झीलें थी वो अब मिल रही हैं, क्योंकि मेल्ट हो रही हैं और एक बड़ी झील का बन गई हैं। जब मैंने इस झील की लंबाई चौड़ाई और इसके आंकड़ों को देखा, तो ये नैनीताल की नैनी झील से भी बड़ी है आकार में। ये रायकाना और पूर्वी कामेत ग्लेशियर है, उसके पास की ये झील है। तो नैनीताल की जो नैनी लेक को हम इमेजिन कर सकते हैं, तो एक सेंस के लिए कि वो कितनी बड़ी झील वहां पर बन चुकी है। उस झील की डेप्थ कितनी है इसका अभी ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी भी स्टडी वाडिया के लोग कर रहे हैं, और उसके भी आंकड़े बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन आकार में ये इतनी बड़ी, अगर अगर ये झील टूटती है या
अगर क्योंकि झील भी स्लोप पर है जो तस्वीरों से भी दिखते हैं, तो अगर ये टूटती है तो नीचे हमारे फिर वही जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और फिर वहां से लगे जो गांव हैं, तो वो सारा जोशीमठ और उसके नीचे और उसके आगे तक वो खतरा आगे को बढ़ता है। जो हमने 2021 में जिस तरह से पानी जलस्तर में जो बढ़ा हुआ जलस्तर देखा था। तो जो मैंने गांव के लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, बेसिकली ट्रैकर्स हैं जो वहां पर जाते हैं इस तरह के इलाके में, महिलाएं या गांव के लोग भी अपने आसपास के जंगल तक जाते हैं, उसको देखते हैं। तो वो उन जब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की हम किसी तरह से बात करते हैं तो सबसे पहले तो वो कम्युनिटी कितनी अवेयर है, कम्युनिकेशन लेवल कितना है, उनके पास नॉलेज कितनी है। वसुंधरा ताल को लेकर मैं ये कह सकती हूँ कि जो अच्छे पढ़े लिखे जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, जो गोपेश्वर में मुझे बहुत सारे लोग वहां के मिले, उनको भी इस झील के बारे में नहीं मालूम। तो जब झील के बारे में नहीं मालूम तो उससे जुड़े खतरे के बारे में भी नहीं पता है। हाँ, और ये तो जब मैं वहां लोगों से बात कर रही थी कि बर्फ को बताइए कि मौसम कैसे बदला, बर्फ कितनी गिरी पहले में और अब में, किस तरह का फर्क आपको नजर आता है, तो सभी मुझे कम से कम इशारों में बताते हैं कि पहले हमारे कमर तक बर्फ गिर जाया करती थी, इतनी बर्फबारी होती थी। पिछले एक दशक में वो बर्फ बिल्कुल कम हो गई या खत्म हो गई। तो बर्फ का गिरना क्या है, बर्फ का गिरने का सीधा असर उनकी खेती पर है, उनकी वाटर अवेलेबिलिटी पर है, और उनका और ये जो इकोनॉमिक लॉस है इसको तो हम कई बार रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि खेती श्रिंक हो रही है, उनकी बागवानी हट रही है। जो यूथ है, जो युवा हैं, अब वो उनके लिए ऐसा है कि वो पढ़ने के लिए भी माइग्रेट कर रहे हैं और उसके बाद बाहर ही नौकरी करें और सेटल हो जाएं। गांव के एक युवा ने कहा कि हमारे लिए तो अब ये अच्छा है कि हम कभी कभी अपने त्योहारों में और शादियों में अपने गांव आ जाया करें। अब जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनको देखते हुए बाहर सेटल होना ही सही फैसला किसी भी युवा के लिए। और कौन लोग हैं जो फिर गांव में रह रहे हैं, क्योंकि गांव में अब वो लोग रह रहे हैं जो सबसे कमजोर तबके, जो उस गांव का, उस पृष्ठभूमि का जो सबसे कमजोर तबका है, जो सबसे कम पढ़ा लिखा तबका है, जो वहां पर जंगली जानवरों की खेती पर हमले को भी झेल रहा है, जंगली जानवरों का हमला भी झेल रहा है। और और ये सारा एक विशियस सर्कल की तरह है, मतलब सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर बहुत सारे, मान लीजिए 50% लोगों ने उस गांव के पलायन कर लिया है, तो जो बचे हुए 50% लोग हैं उनका उनकी दिक्कत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब जो जानवर थे, और ये बात बहुत हल्के में ली जाती है, जो बंदर और जो सुअर के झुंड के हमले की बात है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसको एड्रेस करने की जरूरत है कि फिर वो जो बचे खुचे खेत है उन पर काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो वो जो बचे खुचे खेत है लोग उनको भी छोड़ रहे हैं, वो खेती भी छोड़ रहे हैं, और एक तरह से जो ट्रेडिशनल उनका जो सिस्टम था वो पूरा खत्म हो रहा है। पहले जो महिलाएं जंगल तक जाती थी और वहां का जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज था, वहां की जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, ये खतरा आया या कोई पहाड़ या कोई भूस्खलन आया तो कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कम्युनिटी साइंस है, वो नॉलेज भी अब जो युवा पीढ़ी है उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्योंकि फर्क आ गया है। तो वो जो हम कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी खो रहे हैं। और इसका जेंडर्ड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, अब भी अगर जो जिनके पास पशु हैं, जिनके पशुओं की छानियां हैं, या वाटर स्ट्रेस होता है, बारिश नहीं होती, बर्फ नहीं गिरती, उनके अपने जो जल स्रोत है वो सूख जाते हैं, तो पानी लाने का काम महिलाओं के ऊपर आता है। फिर उनको जो उनके निर्धारित जल स्रोत हैं उससे कहीं ज्यादा भीतर जंगल की तरफ जाना पड़ता है, तो जो जंगली जानवरों के हम हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका शिकार होने के जो आसार हैं, जो आशंकाएं हैं, बढ़ जाती हैं। तो गांव में, पहाड़ी गांव में महिलाएं ही खेती, घर की खेती का काम, पशुओं का काम, जंगल का काम, ये सारे काम, उनका जीवन ही इसके इर्द गिर्द रचा बसा है। जो बूढ़ी महिलाएं हैं इस गांव की, वो मुझे मतलब ये कह रही थी कि ये कब सब काम हमने अपने
टाइम में बहुत खुशी खुशी किए हैं। लेकिन अब की लड़कियां, अब की महिलाएं ये काम नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हमको पानी लेने के लिए कई मील पैदल दूर चल के जाना पड़े। तो इसके लिए भी वो पलायन करके वो शहर में रहना चाहते हैं, जहां उनको उनके घर के टैप में पानी मिले। क्योंकि महिलाओं पर और ये भी बहुत अच्छी तरह से हम कहेंगे कि नोटिस है कि किस तरह से महिलाओं के हेल्थ को ये प्रभावित करता है। उनका जो, अगर हम कहते हैं कि पहाड़ में जो महिलाओं का अगर आप देखेंगे, आयरन डिफिशियंसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जंगल में आग लग जाती है अगर कई बार, तो आग को बुझाने के लिए कौन जाता है? तो बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि उनका जंगल से सीधा रिश्ता है, सीधा कनेक्शन है, तो वो जाती हैं। तो वहां पर भी उनके उस खतरे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैंने एक और स्टोरी पर काम किया था, चमोली की ही वो महिलाएं हैं। सर्दियों में हमने देखा कि जंगल में खूब आग लगी, और ऐसी आग पहले नहीं लगा करती थी। हालांकि हर साल लग रही है, और इस बार जो आग लगी उसकी खास बात ये थी कि ये ऊंचाई वाले इलाकों में लगी। तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क और उसका जो ऊंचाई वाला 3,000 मीटर है, उससे ऊपर की ऊंचाई की जगह है, वहां आग लगी। और 4 महिलाओं ने खुद से जाकर उस चढ़ाई पर चढ़कर, उनका जंगल काफी खड़ी चढ़ाई पर था, जा करके, और उन्होंने आग बुझाई। यूं कर बुझाई कि ये जो जंगल में जो जल रहा है वो हमारे पशुओं का चारा है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सशक्त समुदाय है, वो तो माइग्रेट कर रहा है, वो तो जा रहा है। अब गांव में जो रह गया है वो गरीब तबका रह गया है, और उसका, उसके लिए पशु चारा ये उनकी जीविका जीविका का, उनके जीवन का केंद्र है, एक आधार है। तो अगर वो भी चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। और ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं। बारिश नहीं, बर्फ कम गिरना, जंगल में आग बढ़ना, वाटर स्ट्रेस होना, नौले धारे का सूखना, फिर पानी के लिए अंदर जाना, फिर जंगली जानवरों का हमला झेलना। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आ, जो मैं और मैं वापस से इस स्टोरी पर आती हूँ, लाता गांव में, ये विजय बुटोर की तस्वीर है। रैनी गांव में जब 2021 की आपदा आई थी और रैनी गांव का संपर्क कट गया था, विजय बुटोला ने खुद से आपदा प्रशिक्षण का एक ट्रेनिंग निम से ली है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ निम, जो हमारा निम उत्तरकाशी है, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं वो, वहां से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। विजय और उन्हें अपने गांव के एक साथी की मदद से रैनी में जो रेस्क्यू शुरू हुआ था, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो शुरू किया। लाइन बनाई एक, और उससे नदी पर, तब जो आपका बीआरओ और जो दूसरे रेस्क्यू फोर्सेज हैं, वो नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ के। तो विजय के पास वो नॉलेज थी, इसलिए वो इस काम को कर पाए। विजय बताते हैं कि हेलीपैड बनाने के लिए उनको पेंट चाहिए, व्हाइट और रेड पेंट, जिससे कि वो मार्किंग कर सकते उस एरिया में जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। तो उस पूरे इलाके में व्हाइट और रेड पेंट नहीं मिला। वो बहुत मुश्किल से मिला, बीआरओ के पास जाकर के एक एक डब्बा, जिससे वो मार्क किया जा सके। ये कहानी ये बताती है कि जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, हम उसके वो किस लेवल पर है। जो बहुत बेसिक चीजें हैं कि रस्सी, जिप लाइन बनाने के लिए जिससे कि आर पार जाया जा सके, या स्ट्रेचर्स, या फर्स्ट एड की, मतलब फर्स्ट एड की किट्स तक नहीं वहां पर उनको मिले। एक विजय का सुझाव था कि एक वॉलंटियर्स की लिस्ट होनी चाहिए, आसपास के 4 5 6 गांव को मिलाकर, कि कल को कोई आपदा आती है तो हम किसको कनेक्ट करेंगे, हम किनसे बात करेंगे। वहां पर आपके मोबाइल फोन हो सकता है कि वहां, क्योंकि जो नेटवर्क है, जो कनेक्टिविटी है, जैसे मैं जब रैनी गांव तक पहुंची, रैनी गांव के पास मेरे पास का नेटवर्क है वो बंद हो गया, वहां सिर्फ एयरटेल मिलेगा। तो मेरा फोन किसी काम का नहीं रहा, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी उस समय। तो नेटवर्क की कनेक्ट, बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो उनका सुझाव था कि ये सारी चीजें हम कैसे किसी आपदा को लेकर तैयारी करेंगे। और ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। जो गांव के लोग, जो वहां के लोग हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया गया है, हमारी होल्डिंग नहीं है, कोई हमें कोई हमारे आसपास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, अर्ली वार्निंग सिस्टम की प्रेजेंस
है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इस तरह से। जैसे एक सज्जन ने मुझसे कहा कि ये जो मौसम से जुड़ी वार्निंग्स आती हैं, कि जो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए विदेशी शब्द है, ये हमारे शब्द नहीं है। ये रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट हमारे हमें नहीं मालूम। और हमें मालूम भी है तो गांव के सभी लोगों को नहीं मालूम कि ऑरेंज अलर्ट का क्या मतलब होता है। तो वो कि ये सारे मैसेजेस जो है हिंदी में आने चाहिए, कि लोगों को उनकी भाषा में उनकी तरह से कम्युनिकेट किया जा सके। एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर अगर कोई डिजास्टर होता है तो एक ऐसा सेफ शेल्टर होना चाहिए जहां पर लोग आ सकें। अगर उन्हें लगे 3 दिन की बारिश है और अब ये डिजास्टर प्रोन सिचुएशन है, तो एक ऐसी सेफ शेल्टर होनी चाहिए, उनके पास वो इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। तो बहुत बेसिक चीजें जो नहीं है, तो और इसके साथ साथ कोई हैंड होल्डिंग भी नहीं है। कोई उनको उनके अंदर ये फीलिंग है कि उनको रहने गांव में ये फीलिंग मुझे बहुत इंटेंस तो मतलब फील हुई कि वहां के लोग बहुत नाराज हैं। वहां की महिलाएं कहती हैं कि हमें जिस गौरा देवी का गांव होने की वजह से जिस पे हमें बहुत गर्व महसूस होता था, अब हमें बहुत गुस्सा आता है कि आपने हमें तो विदेशों तक में हमारे गांव को विख्यात कर दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो विस्थापन का मामला कई वजहों से अटका हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी वहां के लोग अपने आप को बिल्कुल छूटा हुआ पाते हैं, कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, कोई उनके दर्द को नहीं सुन रहा। उनके लिए जो उन्होंने मांगे रखी थी वो पूरी नहीं की गई। और बहुत गुस्सा है वहां के लोगों में, वो बाहर के लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि हम क्यों बात करें, हम अपनी तकलीफ इनके साथ क्यों साझा करें, क्या हो जाएगा, जब अब तक कुछ नहीं बदला तो नहीं बदलने जा रहा। तो ये वाली मायूसी भी है कहीं ना कहीं, कि वो कट गए हैं, वो उन्हें उनके हालात पे छोड़ दिया गया है। ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर आजकल हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह के डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए हम किस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकें जो कारगर भी हो सके। क्योंकि एवलांच तो बहुत सेकंड्स में आता है, उसमें आप कोई कहाँ भागेगा और कितना खुद को बचा पाएगा, क्योंकि वो बताकर आने वाली कोई आपदा नहीं है इस तरह का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक छोटा सा वेदर स्टेशन बनाया गया है। ये 2021 के बाद ही बनाया गया है, और यहीं पर एक वाटर गेज सिस्टम भी लगाया गया है। तो इसका फंडा यह है कि जब कभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ेगा तो एक सायरन आएगा जिससे लोगों को आगाह किया जा सकेगा। नदी का जलस्तर 2021 की उस घटना के बाद से इस तरह से बढ़ा नहीं है, तो वो अलार्म, वो सायरन कभी बजा नहीं है। तो मतलब उसकी टेस्टिंग किस तरह से हुई है ये पता नहीं, तो लोगों को नहीं मालूम। लेकिन ये वेदर स्टेशन वहां पर है, और ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में वेदर स्टेशन की जरूरत भी है वहां पर, जिससे कि और लोगों को भी मतलब इस तरह से ये जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, इन सबको एक पूल में एक साथ लाने की, उसमें कम्युनिटी को शामिल करने की जरूरत है कि ये मिल करके काम करें। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिहाज से फिलहाल वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सिस्टम लगा है ये किस डिपार्टमेंट ने लगाया है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लगाया है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। मेरे प्रबंधन सचिव से भी बात हुई, तो मतलब ये बता पाना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि ये किसका लगाया हुआ सिस्टम यहाँ मौजूद है। और हालांकि एक मौसम एक शुरू किया गया है देश में डिजास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर ही, कि हम कैसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर सके और लोगों को आगाह किया जा सके। मैं अपने टाइम पर हूँ अनुराग, मैं टाइम हाँ, एक्सीड। थोड़ा सा ज्यादा है, but लाइक बस ये जल्दी से आप लास्ट wrap up मेरी करें स्लाइड है। तो फिर हम सवाल में क्वेश्चंस आंसर्स में और चीजें कवर कर सकते हैं। जी जी। तो ये रैनी गांव की, बस मैं इस स्लाइड के बारे में बता देती हूँ, ये लास्ट स्लाइड है। ये रैनी गांव की, मुझे 2-4 परिवार ही मिले, और बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे थे उस पूरे इलाके में। तो ये बच्चे मिले जो बाहर अपना एक गिट्टी से खेल रहे हैं, इनका अपना एक खेल। और ये फ्यूचर है, क्योंकि ये वहाँ का फ्यूचर है, जिन्होंने बस अपनी नानी और दादी से ये कहानियां सुनी है कि यहाँ पर महिलाएं, ये जो दरवाजे पीछे दिख रहे हैं वो बता रही थी कि इन दरवाजों तक बर्फ गिरा करती थी। इन्होंने वो बर्फ नहीं देखा है, और इनके सामने अभी बहुत सारे मुश्किल हालात हैं। तो ये कितना तैयार किए जा सकते हैं भविष्य के लिए, कैसे हम वो जो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक नॉलेज है उन सबको कम्युनिकेट कर सकें, ताकि ये जो माइग्रेशन है
वो उसे रोका जा सके। और आखिरी बात जो मैं यहाँ जोड़ती हूँ, माणा गांव के लोगों ने जो मुझे कहा कि वहां पर कुछ रिवर्स माइग्रेशन भी है। वो इस वजह से है क्योंकि जो ये वाइब्रेंट विलेज एक स्कीम आई है, वहां पर बद्रीनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो माणा गांव जाते हैं। बहुत सारे होम स्टे खुल रहे हैं, हर घर तकरीबन होम स्टे में तब्दील हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज वहां तक देते हैं तो आप रिवर्स माइग्रेशन की भी बात कर सकते हैं, एक उसकी उम्मीद है। जी। थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू सो मच। बड़ा डिटेल में आपने विस्तृत वर्णन किया है पूरी सिचुएशन का, जो ऑन ग्राउंड एक्चुअली में लोग महसूस कर रहे हैं, एहसास हो रहा है उसका, और जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है उन लोगों को, यू नो, दोनों लेंस से। सो थैंक यू, बहुत ही गहराई से आपने सारी चीजों को बताई है, उनकी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। हम लोगों को एटलीस्ट थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल पाया है कि एक्चुअली में ग्रास रूट्स में चल क्या रहा है। थैंक यू। आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। आई थिंक अनूप सर, अगर आप यहाँ पे टेक ओवर करें इस कॉन्वर्जेशन को, टू टॉकिंग अबाउट कि हम जब इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस की, गवर्नेंस और पॉलिसी की बात करते हैं, स्टेट की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेके, तो क्या क्या चीजें मिसिंग है, यू नो, इज गवर्नमेंट इवन रेडी और इवन थिंकिंग ऑफ you know, are they even ready for preparedness for the unfolding disasters? हमने लास्ट ईयर जुलाई में देखा, जुलाई होते से ही धराली हुआ, और एक एक करके हर स्टेट में एक एक इंसिडेंट होने लगा। 4 महीने तो पूरे ऐसे ही निकल जाते पोस्ट मानसून, मानसून के अंदर। सो आर वी इवन रेडी टू व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड इन इन दिस मानसून एंड पोस्ट मानसून? सो ओवर टू यू सर। अनुराग, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अगर फास्ट बोलूँगा तो मेरे को प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ कीजिएगा। प्लीज नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे को मिला के, वर्षा को मिला के हम 26 लोग हैं। वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। मैंने आपके कुछ नोट्स भी लिए हैं। तो क्योंकि 20-25 मिनट में मैं अनुराग, एक जो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, जो आपने पोस्टर में डाला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, आप कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन अ वार्मिंग हिमालय, वाटर लाइवलीहुड एंड स्टेट रिस्पॉन्स। तो जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा और मैं उत्तराखंड से हैं, तो मैं जो भी अपनी बात यहाँ पर रखूंगा, मैं मुख्य तौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में ही बात रखूंगा। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अर्थ जो हुआ, वो हम पलायन या माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन पलायन पर आने से पहले, क्योंकि आप में से वैसे तो कुछ लोग उत्तराखंड के भी हैं, कुछ लोग बाहर के होंगे, तो मैं एक्चुअली सीधा पलायन पर बात ना करते हुए मैं आपको एक मैक्रो ओवरव्यू, या जिसको हम एक हेलीकॉप्टर ओवरव्यू देते हैं, कहते हैं, मैं वहां से अपनी बात को शुरू करूंगा, और ऊपर से जो है फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में नीचे आने की कोशिश करेंगे। आज उत्तराखंड का लैंडस्केप क्या कहता है, उत्तराखंड में क्या बात हो रही है। उत्तराखंड की अगर मैं 5 प्रमुख बातों का आपसे जिक्र करूं, सबसे बड़ा जो इस समय फोकस पूरे राज्य में है, वो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। तो सरकार का जो पूरा जो गोल है या फोकस है कि भाई हम और सड़कें कैसे बनाएं, हम और टनल कैसे बनाएं, हम और रेल कैसे लाएं, तमाम ये चीज़ें हैं। दूसरी बात इससे जो जुड़ी हुई है, वो सरकार का जो पूरा फोकस है, वो एक इकोनॉमिक या एक बिजनेस, एक कमर्शियल एंगल है। तो सारा का सारा, आप कह सकते हैं सारा, तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन जो जो अधिकांश डायरेक्शन है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और जब आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक जो बहुत बड़ा खामियाजा है, वो राज्य में डिफॉरेस्टेशन के तौर पर हमारे सामने आया है। स्वयं जो गवर्नमेंट का डेटा है हमें बताता है, उत्तराखंड राज्य का गठन नवंबर 2000 में हुआ था, 25 साल हो गए। 25 सालों में उत्तराखंड स्टेट में 45,000 हेक्टेयर जंगल जो है, उसे साफ कर दिया गया है विकास के नाम पर। बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। तो 25 ईयर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 दिन होते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि पिछले 25 सालों में एवरी डे इन उत्तराखंड औसत एवरेज 5 हेक्टेयर जंगल को रोज जो है साफ किया गया है। और उसको जो है वो कि भाई किसी विकास की परियोजना, ये वो। जो तीसरा प्रमुख मुद्दा उत्तराखंड के संदर्भ में है, कि अब वो कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इसी से जुड़ा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन से। एक बहुत बड़ा फोकस टूरिज्म और पिलग्रिमेज को लेकर के है। जो चौथी बात है, वो ऑफ कोर्स आप सबको पता ही है कि विशेष तौर पर जब हम अपने पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में इस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है, वो डिजास्टर्स की इंटेंसिटी बढ़ी है हमारे पास, है ना, मैं उसको संक्षेप में कह देता हूँ।
और जो पांचवी और आखिरी बात उत्तराखंड के संदर्भ में, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वैसे इमीडिएट तो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड स्टेट में हमारा अगला विधानसभा इलेक्शन भी आज से 1 साल के बाद होगा। तो क्योंकि ये चीज़ें भी गवर्नेंस के साथ में जुड़ती हैं, सरकारों का क्या प्रायोरिटी है, क्या फोकस है, तो इस समय उत्तराखंड का जो पूरा माहौल है, जो पूरी फिजा है, मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये यूसीसी और तमाम, तो उस दिशा में जो है सरकार का फोकस है। तो अब आप भी खुद देख रहे हैं कि जब इन 5 चीज़ों के बारे में बात हो रही है एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें कहीं पर क्लाइमेट, माइग्रेशन और इस टाइप की कहीं पर कोई बातचीत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य कितना बड़ा, वर्षा ने गौरा देवी जी का नाम लिया। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा ये बोलने से, और मैं इस बात को लेकर के बड़ा क्रिटिकल हूँ कि ये गौरा देवी जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम को लेकर के ये यहाँ के जो नेता हैं या यहाँ की जो सरकारें हैं, तो मैं उसको लेकर के अपनी समय समय पर आपत्ति भी दर्ज करना चाहता रहता हूँ कि ये खाली सिंबल्स बन करके रह गए हैं। तो एनीवे, आई थिंक आई विल लीव दैट असाइड बिकॉज समय नहीं है हमारे पास में। उत्तराखंड स्टेट कितना बड़ा है? उत्तराखंड राज्य की जो अनुमानित जनसंख्या है 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़, दिस इज एस्टिमेटेड। और हमारी स्टेट का जो नक्शा है, आप में से जो लोग उत्तराखंड से नहीं हैं, मुझे पता नहीं आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे नहीं देख पा रहे, बट मैं आपको एक मैप बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तराखंड क्या है। तो उत्तराखंड में 13 जिले आते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आप ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये 9 हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और नीचे जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून और यहाँ पर नैनीताल लिखा हुआ है, और नीचे 2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये ऊपर तो 100% हिल्स हो गए, और ये बीच के मोस्टली प्लेन है, थोड़ा सा हिल है, और नीचे वाले पूरे प्लेन है। जस्ट टू गिव यू एन अ ब्रॉड आइडिया, जो हमारे जो 9 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी स्टेट का 2/3 जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, उसका 2/3 ऑक्यूपाई करते हैं, और प्लेन वाले 1/3 करते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो अदर वे राउंड है। मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं जस्ट टू मेक इट सिंपल। तो पॉपुलेशन 1/3 है, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं, तो पॉपुलेशन 1/3, एरिया 2/3। तो इसमें आपको एटलीस्ट एक आइडिया लगता है। अब आती है बात कि भाई माइग्रेशन। अब माइग्रेशन को अब हम क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको हम देख रहे हैं, या उसको जो आपका विषय था, जो आज का अनुराग जो हमने बात बोली, तो असल में माइग्रेशन क्या है कि माइग्रेशन को उत्तराखंड में, और अब मुझे लगता है आप सबको पता ही है ये वाली बात, कोई नई बात नहीं है, कि माइग्रेशन को सिर्फ और सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जंगली जानवर जिसका वर्षा ने भी जिक्र किया, और जो खेती हमारी कम हो रही है, जो मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उसी लेंस के साथ में देखा जाता है। और शायद आप में से कई लोगों की जानकारी में भी होगा कि उत्तराखंड स्टेट में एक माइग्रेशन कमीशन का भी गठन हुआ है। हो सकता है अनुराग आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो उन्होंने समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट्स लाते रहते हैं। तो उनकी जो 2 अभी तक की बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके आधार पर ये मोटी मोटी बातें सामने निकल करके आई है, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इस पर भी आऊंगा कि असल में लोग पलायन कर क्यों रहे हैं। तो हमारा एक ये भी तो विषय है आज का कि भाई वाई आर पीपल माइग्रेटिंग। तो 50% पलायन जो ये सरकार के हेलो अब सर, आपकी आवाज नहीं आ रही में है। हो रहा है, और शिक्षा के और बाकी जंगली जानवर एटसेट्रा। मुझे लगता है कि एक और बड़ा, हमने ये कहा कि हमारे 9 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माइग्रेशन जो है वो अधिकांश हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स में ही हो रहा है। अब हम ये जब कह रहे हैं कि हमारे राज्य की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, हम मोटी मोटी ये बात बोलते हैं कि हमारे 9 पर्वतीय जिलों में 50 लाख लोग रहते हैं, 45, हम 50 लाख बोल देते हैं। अब इन 50 लाख लोगों में से कितने लोगों ने पलायन किया है? व्हाट इज द एक्सटेंट, व्हाट आर वी डिस्कसिंग? तो ये भी तो एक हमारे सामने जानकारी होनी चाहिए। तो स्वयं सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मेरे पास क्योंकि समय नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, तो आप ये लगा लीजिए मोटी मोटी बात, 12, 13, 14 सालों में 8, 8.5 लाख लोगों ने पलायन कर लिया है। ये खुद सरकार के आंकड़े हैं। अब अगर 8 लाख लोगों ने, 9 लाख लोगों ने 50 लाख लोगों में से पलायन कर लिया, तो दैट मीन्स बॉल पार्क 16% से 20% लोगों ने पलायन कर दिया पिछले 10, 12 सालों में। तो ये अपने आप में जस्ट कि आप एक विजुअलाइज कर सकें, जिसे हम कहेंगे स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्केल जो है इस प्रॉब्लम का वो बहुत बड़ा है। और एक और, क्योंकि आप सभी लोग बड़े मैच्योर्ड हैं, आप सभी लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि जो स्टोरी टेलिंग की बात हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, सरकारें भी एक्सपर्ट हैं स्टोरी टेलिंग की और पीआर की, तो वो चीज़ों को घुमाना भी जानती हैं। तो अब क्या हो रहा है, उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड राज्य में भी वर्षा ने भी रिवर्स माइग्रेशन का एक जिक्र किया।
पिछले कुछ समय से उत्तराखंड राज्य में रिवर्स माइग्रेशन की कहानी जो है वो पब्लिक के सामने पेश की जा रही है। अब स्वयं सरकार कहती है कि भाई 6,000 लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन कर लिया। अब आप खुद कल्पना करिए कि एक तरफ तो 8-9 लाख लोगों ने पलायन किया और उसकी तुलना में 6,000 लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन करने वाले हैं ये लेस देन 1% हैं। लेकिन जिस डिस्कोर्स को आगे ड्राइव किया जाएगा वो रिवर्स पलायन के डिस्कोर्स को ड्राइव किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इतना संक्षेप में मैं ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। लेकिन मेरा जो मुख्य बिंदु यहाँ पर ये बताने का था कि जो 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 हमारा विषय है आज का, अनुराग और हमारे सभी साथियों के साथ में, कि माइग्रेशन को क्लाइमेट के साथ में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। उसका जो लिंकेज है 0% है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अनुराग ये भी है, क्योंकि आप इतना कम्युनिकेट करते हैं लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, तो इस पर भी आप विचार कीजिएगा। एक एक टेक अवे हो सकता है हमारे आज के एक सत्र का, कि देखिए 2-3 शब्द हैं, एक है क्लाइमेट और एक है डिजास्टर। तो ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि उसका लिंकेज है, लेकिन जो डिस्कोर्स है, चाहे वो सरकार का है या मीडिया का है या समाज का है, वो सारा डिस्कोर्स डिजास्टर को लेकर के है। दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लाइमेट का कहीं पर जिक्र नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का। और क्लाइमेट को एसेंशली एक बहाने की तरह, एक एक्सक्यूज की तरह लिया जाता है। तो इस पर बाद में भी हम चर्चा कर सकते हैं अनुराग, कि इस चीजों को हम डीमिस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का एक स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट, जैसे SAPCC सभी जगह होता है, यहाँ पर भी 2014 का है, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ। जहाँ तक डिजास्टर रिकवरी की बात है, तो डिजास्टर रिकवरी तो बेसिकली आप सबको पता ही है कि भाई वो तो पूरा सिस्टम ही बिल्कुल डिफंक्ट है, वो नेग्लिजिबल है। आप लोगों के साथ में मैं जानकारी साझा करना चाहूँगा कि मैं खूब RTI लगाता रहता हूँ। तो मेरी एक RTI में मैंने एक बड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन ये पूछा था, और हमारे साथी भी हैं जो हमें थोड़ा गाइड भी करते हैं कि किन चीज़ों पर आप RTI लगाइए। तो एक बड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन ये था, भाई उत्तराखंड राज्य का बने हुए 25 साल हो गए, हमारे देश में जो DM एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सन 2005 में आया था, कि उत्तराखंड राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है। दिस इज द मोस्ट ABCD है ये। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप सर ये बता दीजिए कि उत्तराखंड स्टेट की डिजास्टर पॉलिसी क्या है। तो मुझे RTI में लिखित में जवाब ये मिला है वर्षा, कि जो हिंदी में वो जवाब है, थोड़ा उसमें अंग्रेजी में भी कर दिया, कि हमारी ये जो पॉलिसी है ये विचाराधीन है। इसका ये मतलब है कि आज तक 20 साल में उत्तराखंड राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी ही नहीं बन पाई। वो अलग बात है कि कई बार पॉलिसी जो होती है वो कागजों में ही सीमित रह जाती है, उसका जमीन पर उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता। बट नॉनदलेस ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक उत्तराखंड जैसा पर्वतीय हिमालयन राज्य ये लिखित में जानकारी दे रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है पॉलिसी नहीं है। और अगर आप गूगल भी करेंगे इसको, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक छोटी सी आपको खबर मिल जाएगी कि खुद NDA में कह रहा है कि भाई यहाँ पर नहीं है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जोशीमठ का एग्जाम्पल आपके सामने है। एसेंशली देखिए बिग पिक्चर क्या है डिजास्टर की, कि एक बार कहीं पर डिजास्टर हो गया तो वहाँ पर लोगों का रिहैबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है। सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा वो रिएक्टिव है। और ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उत्तराखंड स्टेट में माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फ्रॉम अ पॉलिसी लेंस, कैरिंग कैपेसिटी की बात पिछले 3-4 सालों से हो रही है। ये थोड़ा एक फैशनेबल एक्सप्रेशन आया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि सारी झूठी बातें और झूठे वादे किए गए हैं। खुद स्टेट के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनवरी 2023 में, जब जोशीमठ की शुरुआत हुई थी, वो जोशीमठ गए थे। उन्होंने खुद जोशीमठ में कहा था कि हम कैरिंग कैपेसिटी कराएंगे। 3 साल से ज़्यादा हो गए, वहाँ पर जोशीमठ में आज तक कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं हुई है। उसके अलावा अगस्त 2023 में भी उत्तराखंड सरकार ने 15 पर्वतीय शहरों का नाम लिया था, कहा था कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होगी, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। अब इसका देखिए, इसका लिंकेज हमारे सब्जेक्ट से जो विषय है आज का, वो इसलिए है क्योंकि नेचुरली जब आप अपने आप को रेजिलियंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई इंफ्रा नहीं बनाएंगे, तो नेचुरली जो जो वर्षा ने जो बात बोली कि जो सबसे जो बिल्कुल जो सबसे कमजोर वर्ग है, वही वहां पर रुकने को बेचारे वो जो हैं वो मजबूर हैं। अनुराग आप मुझे बता दीजिए कितने मिनट का समय, मैं अपने उतने मिनट में बात खत्म कर सर दूंगा। बिल्कुल समय है आपके पास, अभी 10 मिनट आराम से, नहीं, मैं बिकॉज जल्दी भी नहीं है। फिर मेरे हम को लोग सवाल लेंगे। 10 मिनट मेरे को बता दिया है, तो 10 मिनट के अंदर ठीक है। अंदर। अब देखिए, इनसे अगली बात एक और जुड़ी हुई भी आती है कि भाई ये कुछ बातें अभी तक कर ली हैं। आई होप मैं बहुत फास्ट तो नहीं गया। आप आराम से कर सकते हैं, समय है अपने पास। तो मैं आपको देखिए एक आध एग्जांपल्स और बता देता हूँ ये ना, बिकॉज ये अब मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। हम लोग समय समय पर मतलब अलग अलग रिपोर्ट भी जारी करते रहते हैं। तो मेरे हाथ में आप एक रिपोर्ट देख रहे होंगे, ये हमने पिछले साल से रिपोर्ट बनानी शुरू करी थी।
ये उत्तराखंड राज्य की चारधाम यात्रा 2024 की एक रिपोर्ट है, और इस वर्ष हम 2025 की रिपोर्ट भी बना रहे हैं। तो इस साल जो जो 2025 है, 2025 की चारधाम यात्रा में पहली बार मुझे लगता है उत्तराखंड के इतिहास में, 2013 की केदारनाथ आपदा आप छोड़ दीजिए, लगभग 86 दिन ऐसे थे, 86 डेज, जहां पर एक भी श्रद्धालु हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नहीं आए। तो जो बेसिकली डिजास्टर है उसका उसका तो अब हो क्या रहा है, देखो डिजास्टर का जो लिंकेज है ना, उसको लोग खाली डिजास्टर को धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स भी हैं वो उस डिजास्टर का एसोसिएशन, वो उसको क्लाइमेट से, तो एक कहते हैं ना, यू गो, आप रूट कॉज एनालिसिस करिए भाई। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो आपका एक रूट कॉज एनालिसिस करेगा ना, भाई आप बीमार क्यों हैं, आपकी तबीयत क्यों खराब है। तो असल में क्या है कि चाहे वो सरकार है या जो स्टेक होल्डर्स हैं, और स्टेक होल्डर्स भी कौन है, जो विजिबल स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी वॉइस है, ये सारे के सारे अधिकांश लोग जो हैं, ये इसको एक कमर्शियल लेंस से इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं, मैंने बड़ा, एज आई सेड, ब्रीफली आई हैव टच्ड अपॉन जोशीमठ। अब आपको धराली का भी मैं ब्रीफली मेंशन कर दूं, 6 महीने पहले धराली आया। अब जो लोग धराली में प्रभावित हुए, अब वहां से भी तो माइग्रेशन होगा, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है। अब एक और जुड़ी हुई बात आती है कि भाई ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं, इतना इतनी ज़्यादा शिथिलता क्यों है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि क्लाइमेट को अभी तक हमारे गवर्नेंस में आज तक जो है उसको एक एक्सक्यूज के तौर पर देखा जाता है, और कहीं पर भी क्लाइमेट का इश्यू है, क्लाइमेट के इश्यू को अभी तक बेसिकली इन्होंने उसको उस तरीके के साथ में स्वीकारा नहीं है। और आप और हम सभी जानते हैं कि जब डिजास्टर होता है, बेसिकली डिजास्टर के अगर आप 12 महीने में से 3 महीने, जिस किस्म के डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो उत्तराखंड में 12 महीने में से 8 या 9 महीने कुछ ना कुछ डिजास्टर लगा हुआ है, बट जो जो रेन लेड डिजास्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, उसमें काम नहीं होते हैं। और जो हमारे जो लोकल एडेप्टेशन है बेसिकली, वो हमारा नॉन एग्जिस्टेंट है। आप, मेरे को लगता है आप मेरी मेरी फीलिंग्स को समझ ही पा रहे हैं। और मुझे लगता है आज जब हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हमें ये भी बात करना बेहद ज़रूरी है, वो वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, कि जो हमारा जो अर्बन इंफ्रा है वो भी बेसिकली एक तरीके के साथ में कोलैप्स कर रहा है। क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप मेरे फिर इस नक्शे को देखें तो अगर आप लोकेट इट इन थ्री थ्री सॉर्ट ऑफ टीयर्स, एक तो गांव हो गए हमारे, 16,000 गांव है उत्तराखंड स्टेट में। 16,000 गांव में से 2,000 गांव, जिन्हें आप बार बार पढ़ते भी होंगे, गोस्ट विलेजेस हो चुके हैं। उन गांवों में कोई नहीं रहता। हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सिंगल डिजिट लोग रहते हैं। तो ये गांव के लोग जो हैं नीचे कर रहे हैं, वो अपने अपने आसपास के एरियाज में आके माइग्रेट कर रहे हैं, और नीचे फिर आपके देहरादून, हल्द्वानी वगैरह हैं। तो ये जो प्रेशर है ऊपर से भी आ रहा है। तो ये मैं, आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफली मेंशन अबाउट दिस नाउ। ऑल्सो ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज, इट कांट बी सो होपलेस, राइट? हमें कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी ही है, दैट इज वाई। भाई ठीक है, हमें मालूम है कि हमारा सिनारियो जैसा भी है वैसा है, बट ऑफ कोर्स हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जो, जहाँ तक नागरिकों की बात है, सिटीजन्स की बात है, क्योंकि मैं यहाँ के सिटीजन्स के साथ में कुछ कुछ काम करता हूँ, तो हमारा तो हमेशा यही गोल रहता है कि हम लोग हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। ऑफ कोर्स इसमें अनुराग, एक आपके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क मैं दे सकता हूँ। भाई आप यंग हैं, आपका बड़ा अच्छा, बिटवीन द लाइक्स ऑफ यू एंड हर्षित, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, और आपके जैसे जो जो आपकी उम्र के लोग हैं, कि अगर आप ये मदद कर सकें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकें। क्योंकि ये बोलने में तो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं हर्षित, कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बागेश्वर में क्या अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उन 2,000 गांवों में क्या अर्थ होता है, उन्हें हम कैसे परिभाषित करते हैं, उनकी हम स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, क्या उसकी हम कोई व्यवहारिक और सरल तरीके के साथ में लोगों को समझा सकते हैं कि भैया हमारे इसका ये अर्थ होता है। जहां तक पब्लिक की बात है, तो पब्लिक जो है बेसिकली डेवलपमेंट के मॉडल को पेड़ों के कटान से जोड़ते हुए देखती है, वो सबसे विजिबल मार्कर होता है। लेकिन मैं वापस उस पर आऊं कि नागरिक क्या कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चाहे वो मांग करें, हम ग्रीन एजेंडा की मांग करें, हम क्लाइमेट इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात करें, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये शब्द बोलने में और सुनने में तो बड़े बेहतरीन लगते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन पर हम कैसे लागू करें, मुझे लगता है कि ये भी एक हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो सरकारों को, जो स्वयं सरकार के कानून हैं, जो स्वयं सरकार के रूल्स हैं, हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकारों को याद दिलाएं कि भाई आपके कानून क्या हैं। और मैं थोड़ा प्री मेच्योर आपको बोल रहा हूं, आज ट्यूसडे है,
अगले 2 दिनों में मैं एक बड़े फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट को मिलने वाला हूँ जो रिटायर हो चुके हैं 4-5 साल पहले, और उत्तराखंड के नहीं है, कहीं बाहर के हैं। और उन्होंने एक पर्वतीय लैंडस्केप में बड़ा शानदार काम किया है। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम उनकी नॉलेज के, उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए यहाँ के डिस्कोर्स को कैसे हम लोग उसको ड्राइव कर सकें। लेकिन मैं ये, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है, मैं इसीलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ कि बिटवीन हर्षित एंड बिटवीन अनुराग एंड अदर पीपल, अगर हम लोग, रोमोला जी भाई इतनी एक्टिव रहती हैं, वो इतना लिखती हैं, कि हम थोड़ा इसको अगर परिभाषित कर सकें। बेसिकली होना क्या चाहिए कि भाई राज्य सरकार जो है वो कंजर्वेशन पर फोकस करे। अब चाहे हम उसकी एडवोकेसी करें, उसका एक्टिविज्म करें, उसका कोई हम लीगल रिकोर्स लें, उसकी कोई स्टोरी टेलिंग करें। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ चंद जिसे कहते हैं ना अनुराग, सम टॉप लाइन मैसेजेस, कि यार आप हिमालय को ना एक रिसोर्स की तरह मत देखो। अब हम तो बोल ही सकते हैं। ऑफ कोर्स एक और जो बहुत बड़ा जो इश्यू आता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को उस बात पर भी गौर फरमाना चाहिए कि ये जितने हिमालयन राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड है चाहे वो हिमाचल है, ये अपने आप में बड़े छोटे राज्य हैं, और ये पूरे के पूरे केंद्र सरकार के ऊपर जो है आश्रित हैं। तो इनकी जो पूरी डोर है वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों के हुक्मरानों के हाथ में है। अब वहां तक हम अपनी बात कैसे पहुंचा पाते हैं? क्योंकि एक, अगेन एट अ मैक्रो लैंडस्केप काइंड ऑफ, मैं सॉरी उन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बार बार, कि जो हिमालयन राज्य हैं आज भी वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं किसी की सरकार है, और हर कोई जो है वो अपनी अपनी अलग अलग बात करता है। इतने सालों के बाद में भी अब इसका कारण क्या है मैं नहीं जानता, कि आज तक सारे हिमालयन स्टेट्स एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आए हैं। अब इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है, इसके पीछे और क्या रीजन है, लेकिन एटलीस्ट हमें इसको भी लेकर के चर्चा करनी चाहिए और इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारी एक और मांग ये होनी चाहिए कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि उत्तराखंड स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, समस्त हिमालयन राज्यों के लिए, एक माइग्रेशन के स्टैंड पॉइंट से, एक क्लाइमेट रेजिलियंस के स्टैंड पॉइंट से, एक डेवलपमेंट मॉडल भी डिफाइन हो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। मेरे पास 2 मिनट का समय है। मैं आप, क्योंकि मेरी आप लोगों से, आप में से कई लोगों से मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आप मेरे हाथ में 2 किताबें देख रहे हैं। हम पिछले 3.25 साल से उत्तराखंड राज्य में हर महीने होने वाले क्लाइमेट और डिजास्टर्स का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उसके आधार पर हम अभी तक अपनी 2 किताबें छाप चुके हैं। ये जो 2023 में उत्तराखंड राज्य में जो बड़ी बड़ी आपदाएं आई, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स हैं, और किताब का नाम है मेकिंग मोल हिल्स ऑफ माउंटेन्स, डीमिस्टिफाइंग डिजास्टर्स इन देवभूमि उत्तराखंड। और ये दूसरी किताब है मेकिंग मोल हिल्स ऑफ माउंटेन्स, टेल्स ऑफ उत्तराखंड क्लाइमेट क्राइसिस एंड एन अनसर्टन डेवलपमेंट मॉडल। ये दोनों किताबें जो है अमेजोन में अवेलेबल है। मेरी एक कॉलीग है प्रेरणा रतूड़ी, और वो दोनों इसके को एडिटर्स हैं। और एंड एज वी स्पीक हम 2025 की किताब पर भी बात कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप ये किताबें क्यों छापते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, तो मेरे पास में उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये अनवरत जारी रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मतलब वाह। नहीं यार, ऐसा नहीं, चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। नहीं चलिए, थैंक यू। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ अभी इसके बाद में, तो आई विल लेट एवरीवन आस्क इफ दे हैव क्वेश्चंस। आपने बड़ा विस्तृत तरीके से पूरी सिचुएशन को बताया कि कितनी हेल्पलेसनेस जो महसूस होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हम बातें तो कर रहे हैं बट लाइक कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। यू नो how do we reach governments, how do we make sure they are able to then do something about it, क्योंकि उधर से कोई एक्शन ही नहीं दिखता है। तो पता नहीं, मेरे पास भी सारे जवाब नहीं है। नहीं, तभी देखिए मैंने कहा ना, देखिए एक तरफ तो लगता ही है कि भाई सिचुएशन जो भी है वो हमारे सामने है, ठीक है, उसको हम छोटी छोटी तो बोल नहीं सकते। जो हकीकत है उसको हमको स्वीकारना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है हम सभी मैच्योर लोग हैं, हम सभी एक्सपीरियंस्ड हैं, हम बैलेंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ओवरबोर्ड हो रहे हैं, बीइंग ओवरली क्रिटिकल और बीइंग ओवरली पॉजिटिव। आई थिंक हम फैक्चुअल हो रहे हैं विद इन अ ब्रॉड रेंज। तो अब इसी रियलिटी में हमारे को सॉल्यूशंस को तलाशना है। ऑफ कोर्स क्लाइमेट खाली एक उत्तराखंड का या हिमाचल का या इंडिया का मुद्दा नहीं है। वी ऑल्सो नो कि ये तो ग्लोबल इश्यू है। अब ट्रम्प वहां पर बैठ करके क्या कर रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, वो तमाम और चीजें हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो एटलीस्ट कम से कम हमारे कंट्रोल हमारे में हो, कंट्रोल में। हम उन चीज़ों को लेकर के एक मेरे को एक बड़ा अच्छा वर्ड लगता है, मूव द नीडल।
हाउ कैन वी मूव द नीडल और ट्राई टू थिंक ऑफ मूविंग द नीडल। तो ये कुछ है ना, कुछ सोच है। बराबर। आई थिंक दो लोगों के हाथ रेज्ड है, तो आप सवाल पूछिए मिनी जी। एंड आईफोन आपका नाम नहीं पता है मुझे तो मे बी। सुमन सहाय। आईफोन जी ने पहले हाथ उठाया था। किसने उठाया था? आईफोन जी ने। आई थिंक आप शुरू कीजिए मिनी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी एंड अनूप जी। रियली ये जो इश्यूज जो आप रेज कर रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट इश्यूज, एंड आई रियली वांट टू पिक अप ऑन दैट कि मेरा काम यहाँ यूके में बैठ के क्या है कि कम्युनिटीज को कैसे, हाउ डू वी मेक देम resilient to all these fancy words that everybody uses, no, sustainable development, climate change, all these words that we like to use in all the reports, etc. They are of no use and meaning to people in the villages. तो हमारा काम क्या रहता है कि गांव वालों को इन जो ये जो changes और ये disasters जो हो रहे हैं, इनको how do you make them resilient? So somewhere between the jargon, between what is needed, between what we want the government to do, we also should have a plan or some knowledge from the villagers themselves, what are the steps they can take. So that it's not always dependent on outside. It's also, you know, when you take a step yourself, जब खुद हम अपनी एक स्टेप लेते हैं तो हमको थोड़ी कॉन्फिडेंस आती है कि ओके वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड। तो ऐसे इसके साथ साथ ये जो डेफिनेशंस हम कह रहे हैं, इनको अगर हम गांव वालों के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें, इनके साथ साथ आगे क्या स्टेप्स हम उनके साथ ले सकते हैं, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू पुट दैट ऑल्सो। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिफ्लेक्ट दैट एंड एड दैट इनटू द थिंग। क्योंकि हम जब राजस्थान में काम करते हैं, बहुत ही ड्राई एरियाज में पानी लाने का, वहां पलायन इतना है, ट्रैफिकिंग इतनी है, इतना मतलब डिजास्टर इतना है कि लोगों को क्या लाइफ रहती है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग जस्ट नाउ इन द माउंटेन एरियाज। सो द प्रॉब्लम इज द सेम, बट द वे वी फाउंड टू डील विद इट इज, गवर्नमेंट तो करती रहेगी, बट अल्टीमेटली गांव वालों के साथ, उनके साथ वो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट गिव देम समथिंग इन देयर हैंड्स सो दैट दे कैन टेक द स्टेप्स देमसेल्व्स एज वेल। थैंक यू मिनी जी। एंड आई थिंक डॉक्टर सुमन मैम भी है। एंड डॉक्टर सुमन। यस जी, कैन यू हियर मी? यस यस वी कैन। Okay. प्लीज आस्क। So I'm sorry for joining late, so I missed the first half, but congratulations Anup Notial, that was an excellent overview and thank you very much for that. हमने जितना सुना उसके आधार पे, not so much a question but really a comment, कि जब हम पलायन की बात करते हैं या उत्तराखंड में जो आपदा है, and just now what Minnie said about what is it that we can do, I think one of the first things that we should be doing is trying to develop climate resilience in our agricultural systems, जो कि नहीं हो रहा है। और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने सारा का सारा काम उत्तराखंड की खेती को पंतनगर यूनिवर्सिटी में सौंप दिया है। और उसको सौंपने का मतलब ये है कि हम अभी भी उस पुरानी हरित क्रांति के मॉडल पे काम करते हैं, क्योंकि पंतनगर अगर आपको रिकमेंडेशन देता है तो केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का देता है, और वो नहीं काम करेगा। तो जब माइग्रेशन की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी माइग्रेशन का हिस्सा जो है वो कृषि के फेलियर के ऊपर आधारित है। पीपल सिंपली कैन नॉट मेक एंड्स मीट आउट ऑफ एग्रीकल्चर, and farming is becoming, nobody wants to leave their homes because they like to leave their homes. They leave their homes because the home where they are and the homestead where they are does not support them. तो जब हमारा क्या गांव वालों के साथ क्या काम होना चाहिए, तो उसमें मेरी पहली राय यह है कि हमें क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब ये जो बदलता हुआ माहौल है, जब आपको वर्षा का कोई पता नहीं है, गर्मी कब है, छोटी जाड़ा कब है, मानसून में एक बहुत बड़ा खेल होता है इंटरस्टिशियल पीरियड का, जबकि पानी रुकता है और फिर आता है, क्योंकि सारी खेती उस पे आधारित है। बिछड़ा कब डालेंगे, आप नर्सरी कब बनाएंगे, आप ट्रांसप्लांटेशन कब करेंगे, ये सारा जो है एक पुराने सिस्टम पे, एक पुराने रूटीन पे चल रहा है। अब वो पुराना रूटीन है तो नहीं। इसमें दो तीन अहम चीजें, हमारी संस्था जीन कैंपेन जो है इस पे काम करती आ रही है कई सालों से कुमाऊं के इलाके में,
जो मूल बातें हैं वो ये है कि आपको फील्ड में जेनेटिक डाइवर्सिटी लाना बहुत जरूरी है। जो 2-4 प्रजातियां अभी तक उगाई जा रही हैं, वेदर इट इज इन वेजिटेबल्स और सीरियल्स और इन मिलेट्स, मिलेट्स तो खैर खत्म ही होते जा रहे हैं। You are only dependent on very few varieties, and our agricultural research institutions have failed to increase the genetic diversity in the field. All research tells you कि जब तक आप जैविक विविधता फसलों में नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप इस जलवायु परिवर्तन से नहीं निपट पाएंगे। I mean, one of the best ways of dealing with global warming, climate change, and I would say rather than change, climate turbulence, is to bring in genetic diversity into the field. So that is one thing that we can do. Anyone who's been interested in working in this area or passing on these messages, I can share the experiences of Gene Campaign. You have to work on soil health. I mean, these are no-brainers, but nobody is doing it. So short answer to big question, you have to build climate resilience. And the other thing which I think we do not realize is that, or not realize it to the extent that we should, and I think Anoop's excellent overview points out to the huge gap between what the government thinks should be done and what actually needs to be done. The things should be done, I think, is a kind way of putting it. But yeah, you get the drift. So the young people today need something more than livelihoods. And that means that employment generation of a certain elevated level. You know, we have to forget the jargon of food security, nutrition security. Nobody wants to hear the security word now. How do we create employment opportunities that are, and I'm going to use a controversial word, in inverted commas, that are sexy enough to attract the youth? They should have a desire to go in for that kind of employment. So that is a challenge, and I think that challenge has not even been addressed, let alone met. So just addressing myself to the question of what can we do to make it easier for people not to leave the state, leave their homes, but also to the question of communication, which I think has been very correctly pointed out. How do we communicate? And therein lies a very, very big opportunity to communicate better. Small studies displayed in extremely easy, comprehensible language. These strategies are all known. I know Ramola is sitting there, and she's one person who will definitely have inputs into how to communicate better. There are lots of ways now that are available, even on social media, about how you can communicate better. I don't think a lot of people know about what is happening in Uttarakhand. It's the least understood of the mountain states. Himachal is very well known, also because Himachal does a lot more in its state and for its state. I'll give you a very small example. It might sound trivial, but it's not. They grow apples. They market the best apples. Our apples are dying because nobody wants to eat that old varieties which are not doing well. So you've lost that. And you're a mountain state, temperate fruit can be a big USP. You have failed to make it your USP. Himachal also makes cider out of its bad, broken apples. Now, that's, I'm not supporting alcoholism. That doesn't need support in Uttarakhand. But it's a fun drink. It's just an example of how you can make something fuzzy and funny that attracts young people. I'm not suggesting everybody should start drinking cider, but it's a product that's marketed out of Himachal. What are we marketing out of our fruits? What are we doing with our, we are not being able to sell Uttarakhand per se. Himachal sells itself very well. Kashmir doesn't need any selling. It's got its own problems, and it's so beautiful that people will risk life and limb and go there when they can. Northeastern states have their own Schedule 6, etc., restrictions, special conditions. So they deal with their stuff differently. Uttarakhand has yet to craft its own identity in the public eye. It doesn't have an identity. I mean, the Char Dham is okay, an identity for a certain age group and people of a certain proclivity. But it's not attractive enough on a bigger palette for people. And you have to get
all kinds of people interested to know about Uttarakhand, interested to come to Uttarakhand for the right reasons, not to build resorts and play loud music at night, but for the right reasons, for conservation. And there are plenty of young people out there who want to come and do good stuff. Make it worth their while to come. So this is my reaction. My apologies again for not having been there from the beginning, and I'm sorry to have missed the first presentation. I hope there'll be a transcript that you can Yes, share. ma'am. Yes, we will So share many that. thanks and congratulations again, and look forward to the next stage of what you plan to do. Thank Count me you. in. Thank you for your support. We'll share the notes also with everyone. I think we have Rahul also and Jinit. You also have questions. Please ask questions. Good evening, everyone. I'm Rahul here, and I hope I'm audible. Yes. Okay. Hi, हेलो Hi, Anup sir. How are you? बिल्कुल बढ़िया, बड़ी Good खुशी है listening to you ज्वाइन किया। and others as well. And perhaps what ma'am just specifically elaborated on the last part of the discussion, I think couldn't be more true, but it is on a very superficial note that people are remotely able to realize the implications of true agriculture, if I may say, with respect to so many problems that specifically the hill states are facing. Not that the other parts of the country are not. I have got a few questions which I'll address later. In case if you allow me, I've just got a few observations in mind. And I remember distinctly 7th February being a Sunday, and I had rushing because of this incident. From my first-hand experience, I have certain things in mind, which I think I'll perhaps try and share with all of you. One is whenever we're talking of disaster management, or for that matter any entity, मुझे लगता है कि हमारे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिलीवरी के लिए उसके रिसोर्सेज को देखना बहुत जरूरी है. And one of the most important resources for any organization to deliver its mandate is human resource. So आज तक NDMA या SDMA के स्तर पर बहुत सारी गाइडलाइंस हुई हैं, but it cannot be a uniform one. But definitely HR policy or HR guidelines have to be there in place, because you cannot have so-called sustainable solutions with respect to any field, especially disaster management, without sustainable manpower being in place. For every department, there is a very clear-cut structure there in place, but for such a important department, there's hardly any, and this goes true for every state per se. अभी जो हमारा ये specifically आया था, we are talking in terms of this disaster only. तो दूसरा aspect इसका ये था कि we are definitely challenged with respect to the early warning. And apart from early warning, forget about this difficult task of prediction of early warning with respect to a GLOF, etc. Routine में हमारे जो IMD का भी early warning status है, be it getting it from IMD or disseminating it further, उसमें time और space का बहुत बड़ा gap है. And whenever we criticize the administration for not having taken the right timely action, we need to be very clear that no administration perhaps can do it until unless it has got clear time and space warnings in place. You don't have as many resources in a small place like Dehradun also to move from place A to place B. और तीसरा whenever we talking in terms of, मुझे लगता है कि हिल स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं खास तौर से rehabilitation के issues पे, तो rehabilitation has been a challenge. It is not a challenge in terms of the funds which are available. It is a challenge in terms of the kind of geography that we hold. Moving people from place A to place B is not the solution. हम काफी सारी जियोलॉजिकल जब भी डिस्प्लेस करते हैं, लोगों को रिहैबिलिटेट करते हैं, हमारा बेसिक एम जो है वहीं तक रह जाता है कि लेट अस हैव अ प्लेस which is more safe and sound in terms of its geographical location. But we see, and we have been privy to n number of rehabilitations which have been taking place over the last 15, 17 years, where we see having rehabilitated the people, they have moved back to their own places.
रीजन बीइंग क्योंकि हमने उनमें लाइवलीहुड एस्पेक्ट्स नहीं देखा जो उनके ऊपर जंगल की डिपेंडेंसी है फॉडर और अदर अदर चीज़ों के लिए, उस चीज़ों को हमने केटर नहीं किया. तो इट इज़ नॉट बीन अ होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन इन दैट सेंस, and there we do not have any dearth of money per se, but we are doing something which is not fruitful in the long term. कुछ एक चीजों पे मेरे को लगता है कि नॉट ओनली उत्तराखंड पर से बट एनी हिल स्टेट फॉर दैट मैटर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है अभी विद सो मेनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. एक तो मेरे को हर बार ये लगता है कि द EIA क्लियरेंसेस दैट वी हैव इन प्लेस, these are by virtue, I do not know by design or default. In the last 15-20 years, whichever data I could gather, I have never seen any small or big project not getting sanction of the EIA. और EIA भी वो नोशनल इसलिए होता है क्योंकि स्टार्ट का EIA हो जाता है which is customary and mandatory for the start of the project. Mid-term EIA there's nothing, and final EIA as it is nothing, and combine it with the latest observations from the Supreme Court, the post facto is also now in line. तो अभी मैं किसी से पूछ भी रहा था from the legal perspective कि what does this post facto would mean, as it is पहले भी सारे post facto और pre facto चल ही रहे थे. अब post facto अगर एक और आ गया उसमें तो you can take it for granted कि any venture which you want to start with, you can easily go through, and this is specifically in terms of Uttarakhand happened in the case of Chardham Yatra also, where we have managed it so beautifully कि हमने legal observations भी पूरी कर दी और हमने सारी लेन भी थ्रू कर दी. तो ये कुछ एक चीजें थी विच आई थॉट, मेरे को लगा कि इस कोर्स ऑफ डिस्कशन में कुछ एक चीजें ऐसी हैं विच आर slightly challenged in the last 15-20 years also, as on date also. But it was very good being part of this discussion today. Got to learn a lot from the perspectives which different people have given. And maybe I missed the first one. I think I'll be able to get the highlights or the details of those also. So looking forward to other such interventions also. Thank And you, Rahul. thank you. Thank you. No, thank you for sharing your comments and insights. Thank you. We'll have Janet next, and then try to keep your question, crisp, Janet, and then the Fazam you will follow. Janet? Am I audible? Yes, you are. Okay. So I'm a journalist. I work with Outlook magazine. I just wanted to understand a couple of things. So Varsha ji and Anup ji, if you can just give your perspective, what have been your observations throughout the months and years of your work with people from different places, in the sense, what is it that the state governments and of course the central government can do in order to improve the you can say from the employment side of things, the economic and financial side of things, at the small level, like you can say a Gram Sabha, village or a district level. So what have been your observations? Anup ji and Varsha ji, please. वर्षा, पहले आप अगर कुछ साझा करना चाहो कि क्या. मेरा पहला तो ये मैंने एक स्टोरी की थी और कुछ कैलकुलेशंस थी उसमें कि अगर आप फॉरेस्ट राइट देते हो, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो पर्वतीय राज्यों में जो पर्वतीय जिलों में जो लोग रहते हैं और जो फॉरेस्ट पर जिस तरह की डिपेंडेंसी है उनकी लाइफ में, अगर वो जंगल नहीं है, पशु, खेती, ये दो तीन चीजें हैं जो उनकी लाइवलीहुड का जरिया है मेनली, अपार्ट फ्रॉम जो टूरिज्म वाली बेल्ट है, अगर हम उसको छोड़ दे तो एक बड़ी डिमांड थी कि अगर आप जो अदर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अगर आप कम्युनिटी राइट, पास वन पंचायतें भी हैं, और जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उस पर राइट्स देते हो और उससे लिंक करते हुए लाइक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हो, जितनी भी उत्तराखंड की जो ग्राम सभाएं हैं, जो गांव हैं, वो जो लघु वनोपज हम कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके जरिए ही वो बहुत अच्छा एक अर्निंग कर सकती हैं। और उसके लिए फिर वो आपको एक सिस्टम, क्योंकि अभी भी वो काम हो रहा है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है, जैसे हमारा माल्टा को लेकर हम बहुत सारी बातें करते हैं, बुरांश को लेकर बातें करते हैं, जो वुड्स और जो ये जो चिपको आंदोलन
था पूरा, वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर हक की लड़ाई था कि वो हमारी लकड़ी है और हमें चाहिए। तो अगर आप फॉरेस्ट राइट भी देते हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट भी देते हो, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास आएंगी, जिससे वो जो उनका जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है वो बेहतर होगा और वो माइग्रेशन को भी रोकेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा यही है। और जो दूसरा जो हमारे यहाँ जो लैग करता है और बहुत सारी जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, हमारे पास अभी भी ग्राम पंचायतें हैं, वन पंचायतें हैं, इन सब के बावजूद जो कम्युनिटी लेवल पर और स्वयं सहायता समूह भी है, और कुछ स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी लेवल पर एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिससे कि लोग चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में कहें या सोशल पर्सपेक्टिव में, कि लोग मिल करके कुछ अच्छा कर सकें। तो वो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी अप्रोच पर कैसे काम करें, कैसे लोगों को जोड़ें और एक बड़े ग्रुप के साथ मिलकर काम करें, वो भी एक तरीका हो सकता है। जी। अनूप जी। ओके ओके, अनूप जी, आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन इफ यू कैन शेयर, आपने क्या क्या देखा अभी तक से? मैं भी जो आपने बात बोली, मैं अगर उसी को आगे जोड़ूं, देखिए एक तो क्या है कि चाहे वो उत्तराखंड है या कोई भी राज्य है, देखिए नीतियां बहुत सारी हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो क्या है कि जिन्हें हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मतलब ग्रामीण अंचल जो हमारे हैं या जो पर्वतीय अंचल है, वहाँ पर भी एक्चुअली क्या है कि योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कितने लोग उन योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं, सवाल असल में ये है। दूसरा मुझे लगता है एक और बड़ा, एक अब उसको अगर आप इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, किसी से भी बोलें, कि जो जो एक तो अगेन वो भी क्लिशेडी है कि जो बिल्कुल अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक हम लाभ कैसे पहुंचा पाते हैं। तो होता क्या है असल में कि जो ज़्यादा ठीक है, जो ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा, अब गलत तो नहीं ज़्यादा स्मार्ट होना या ज़्यादा नॉलेजेबल होना या ज़्यादा रिसोर्सफुल होना, लेकिन बहुत सारी नीतियां हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों को उसका फायदा मिल पाती है, जो कि अब आप उनके लिए जो भी आप उनके लिए वर्ड बोले, तो जो बिल्कुल जो समाज जो बिल्कुल पीछे रह गया है, जो हाशिए पे रह गया है, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। तो अब उसके लिए क्या मैकेनिज्म बने? तो जो सिंप्लीफिकेशन है और उसके साथ में एक्सेस है, उसके साथ में अवेलेबिलिटी है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है इस पे काम होने की आवश्यकता है। दूसरा, वर्षा ने जो बार बार जिक्र किया, हमारे राज्य में एक बड़ा शानदार एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वन पंचायतों को लेकर के है। ये अपने आप में एक बड़ा नायाब तरीका है, आज से नहीं है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। तो उस वन पंचायत के, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? मुझे लगता है जो हमारे जो जो हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं, ये ठीक है, हम तो एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो सरकारों की फितरत रहती है, वो हर बार कुछ नया करने के मूड में रहते हैं, क्योंकि जब नया होता है तो उसकी आपको पता है, उसका ग्लैमर है, उसका पीआर है कि भाई हमने नया कर दिया। लेकिन जो हमारे हाथ में ऑलरेडी चीज़ें हैं, उदाहरण के तौर पर हमारी वन पंचायतें हैं, वो उत्तराखंड के संदर्भ में एक नायाब इंस्टीट्यूशन है। हम उन्हें कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, उसमें जो डिफिकल्टीज हैं उन्हें कैसे आयरन आउट करते हैं, और अपने ग्रामीण समुदाय को अपने वनों के साथ में कैसे जोड़ते हैं। आपको ये पता ही है कि अगेन नॉट ओनली उत्तराखंड, पूरे देश में जो लोग हैं उनका जो फॉरेस्ट के साथ में एसोसिएशन है वो कम हुआ है। तो मेरा दूसरा ये रहेगा। तीसरा, मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड राज्य में हर बारी क्या होता है, ग्रीन बोनस की बात होती है, भाई ग्रीन बोनस, ग्रीन बोनस, वो भी एक जुमले टाइप का हो गया है, ग्रीन बोनस। तो अब हम ग्रीन बोनस की जगह सपोज अब कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, लेकिन अगेन हम कार्बन क्रेडिट को सिंप्लीफाई कैसे कर सकें, उसे हम ग्राम सभा लेवल तक या गांव के लेवल तक कैसे ले जा सकें। तो अगर इन सपोज तीन चीज़ों पर काम होता है, हमारी नीतियों को सरलीकरण करा जाता है, उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है, वन पंचायतों को मजबूत किया जाता है, और कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाओं का कि वो घर घर तक वो योजना पहुंच सके, उससे लोग लाभान्वित हो सकें, मुझे लगता है इसके ऊपर अगर काम होगा तो कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन देखिए, सभी चीज़ों पे बड़ी गंभीरता के साथ में, निरंतरता के साथ में काम होना बेहद ज़रूरी है। वर्षा ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ पे कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं का, तो नेचुरली उसका एम्प्लीफिकेशन होना, उसको बढ़ावा देना ज़रूरी है। Thank you, Anup sir. Thank you, Varsha. I think Farooq sir, you have a question. I think you are also on the call. Yes,
Anurag. Good to So see you. thank you Good very to have much you. for letting me in. So Fazam is actually my name, हाँ Farooq हाँ, मैं Azam. So समझ now गया, it फारूक reads like आजम. yes. So sorry for that. So सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी का और अनूप जी का। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में आपने कुछ मुद्दे रखे हैं जो कि हमारे सामने हैं, और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आई शेयर दैट फ्रस्ट्रेशन विद यू। क्योंकि जैसे आपने कहा, अनूप जी ने अभी कहा है कि नीतियां हैं बट वो शायद एक्शन में नहीं है, और कुछ नीतियां नहीं भी हैं। फिर हमने बात की है कि EIA जो असेसमेंट होता है वो भी आई थिंक एक जोक की तरह हो गया है। तो अब सवाल ये आता है कि कहीं ना कहीं या तो हम बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं कम्प्लीटली, हम एनवायरनमेंट और नेचर के बारे में नहीं सोच पाते हैं ज़्यादा, और कहीं ना कहीं हमें शायद ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली शेयर करना चाहिए मिनिस्टर लेवल पे। और जो आज फ्रस्ट्रेशन हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, बिलीव मी, अभी मैं बैंकॉक में हूँ, UN एस्केप ऑफिस से मैं आ रहा हूँ अभी। वी हैड ए बिग इवेंट हियर, और सेम फ्रस्ट्रेशन ग्लोबल लेवल पे भी है कि पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, क्लाइमेट फंडिंग नहीं है। सो ये सवाल जो है वो उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। तो अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कुछ साल पहले बरखा दत्त जी के साथ एक डिस्कशन हो रहा था जो एयर हुआ था राइट आफ्टर दिस चमोली डिजास्टर। सो उसमें इशू ये आया था कि जब कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसके क्लियरेंस से पहले साइंटिस्ट लोग इंजीनियर्स के साथ मिलके क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सिक्किम में डिजास्टर हुआ है और अभी रीबिल्डिंग के लिए वहां पे परमिशन मिल गई है, जबकि लेक पूरे तरीके से जो डिजास्टर लेके आई थी अक्टूबर 2023 में वो भी खाली नहीं हुई है, पार्शली ड्रेन हुआ था लास्ट ग्लॉफ में। सो दैट इज वेरी मच लाइकली कि दोबारा से सेम इवेंट होगा। और फिर वर्षा जी की पॉइंट पे आते हैं जहां पे उन्होंने एक शो किया था, एक पिक्चर कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया हुआ है। दैट इज ए जोक आई थिंक, बिकॉज व्हेन आई वेंट ऑन फुट in Chamoli right after this disaster, I was the first person who went inside the valley on foot. The first person, in fact. And when I was coming back, I saw this kind of a station. और ये उसी मुद्दे पे काम कर रहा है कि वाटर लेवल उठेगा और ये हमें बताएगा अलार्म देके। सो आप इमेजिन कीजिए कि डिजास्टर तो तब तक आपके घर के दरवाजे तक आ चुका है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ हुआ है, तो लेट वार्निंग सिस्टम हुआ, राइट। सो अब ये सारे मुद्दे हैं और हमें पता भी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आता है कि या तो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं पॉलिसी मेकर्स और मिनिस्टर लेवल पे, या वो नहीं होना चाहते हैं कन्विंस। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इस डायरेक्शन में मैं अभी थोड़ा सा परिचय देता हूँ अपना, कि मैं IIT इंदौर में प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ साल से इसी मोड के साथ काम कर रहा हूँ। और इसी मोड नेपाल जो है बेसिकली वो माउंटेन के लिए ही है ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें कुछ साल पहले ये रियलाइज हुआ था हम लोगों को कि भाई एक मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास वी नो एनफ कि क्या हो रहा है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, और मिनिस्टर्स को हम कैसे कन्विंस करें। बट एक प्रॉब्लम और आती है। हमने एक मीटिंग किया 2019-20 में, और उसके बाद वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेकंड मीटिंग एक्चुअली, क्योंकि पॉलिटिकली रीजन इज सो चैलेंजिंग कि मिनिस्टर्स को साथ में लाना एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ मेरा अनूप जी से एक सवाल है, एक्चुअली एक काफ़ी लंबा मैंने डिस्कशन कर दिया है ये, क्योंकि मैं भी आई थिंक आप लोगों की तरह ही फ्रस्ट्रेशन में हूँ कि किस तरीके से हम मिनिस्टर लेवल पे एटलीस्ट हम उन लोगों को कन्विंस करेंगे कुछ पॉलिसीज बने, और जो पॉलिसीज एग्जिस्टिंग हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। तो इसके बारे में हम इस स्पेसिफिक रीजन में क्या कुछ कर सकते हैं, अनूप जी। देखिए, मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन तो खैर मैं नहीं कहूँगा, है ना। ये तो चलिए एक चल रहा है ना, इतना जो सारी चीज़ें चल रही हैं भाई, तो हम अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आपका पिन पॉइंटेड सवाल है, तो देखिए, जब हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो जो 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 क्योंकि मैं कुछ कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो जितने हिमालयन राज्य हैं, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकल मैटर है, हमें इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। अब यहाँ के, अब असल में जो मैंने जिस बात का भी जिक्र किया कि आज की तारीख में समस्त हिमालयन स्टेट्स का कहीं पर राज्य में, देश में
कोई मतलब कोई कोई गवर्नमेंट वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब इसकी एडवोकेसी हम अपने एमपीज और एमएलएस के साथ में कैसे करें? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई अब एमपीज को अब लाएगा कौन एक प्लेटफॉर्म पे? भाई सारे 8 एमपी तो उत्तराखंड में ही है, सभी स्टेट्स में होंगे। तो ये मुझे लगता है कि भाई जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाती है जहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हिमालयन स्टेट्स के एक स्टेज पे आए। मेरी तो कम से कम जानकारी में नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि कभी कोई रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो। यदा कदा कुछ साल पहले उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री ने एक कवायद करी थी कि सारे हिमालयन स्टेट्स के सीएम वगैरह को बुलाए। लेकिन देखिए इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है, कंसिस्टेंसी हम सबको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या होता है कि वो वन डे प्रोग्राम होता है, वन डे इवेंट होता है, वो सारी बातें बातें अच्छी अच्छी बातें होती हैं, गुडी गुडी, और ख़त्म हो जाता है। तो जब तक मेरे को लगता है निरंतरता नहीं आएगी, अब जैसे अनुराग ने, भाई ही इज़ अ यंग पर्सन, अभी अनुराग ने स्टार्ट किया है, तो अब ये कोई कम्युनिटी बनाए, कोई ऐसी कम्युनिटी बने। भाई आप तो यही कर सकते हो ना, एज सिविल सोसाइटी आप क्या कर सकते हो? आप तो थोड़ा सा कर सकते हो कि भाई आप लोगों को जोड़ो। तो तमाम किस्म के लोग हैं, आज हमारी कितने नए लोगों से मुलाकात हो रही है। तो ये कोई आप ऐसी कम्युनिटी बनाएं, ये कम्युनिटी एडवोकेसी करे। तो आपको ये आप डिसाइड करेंगे कि एट अ कम्युनिटी लेवल आप क्या करेंगे। आप कुछ काम करेंगे, कुछ काम आप नहीं करेंगे। और व्यक्तिगत लेवल पर तो हम लोग लगे ही हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कोई आंसर मैं बहुत अच्छा नहीं दे पाया। लेकिन इसका एक मुझे जो लगता है वो कोशिश अगर हो कि एमपीज और एमएलएस को हम एक मंच पर ला पाएं। एक उदाहरण के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक इंडियन माउंटेन आईएमआई, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, आईएमआई पूरे हिमालयन राज्यों की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। उसमें बहुत सारे मतलब वरिष्ठ लोग भी उसका हिस्सा हैं। और वो हर वर्ष देश के अलग अलग हिमालयन राज्यों में एक प्रोग्राम करती है। तो इस बार जो उनका 10th प्रोग्राम हुआ था, एनुअल प्रोग्राम, वो देहरादून में हुआ था। उसमें 3 घंटे का एक सेशन चला था जिसमें उत्तराखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस थे और कुछ अन्य राज्यों से भी आए थे। तो मैं एक्चुअली उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व था। तो मेरे हाथ में अभी आप एक देख रहे हैं, एक बैकग्राउंड नोट आप देख रहे हैं, माउंटेन लेजिस्लेटर मीट, इसका नाम माउंटेन लेजिस्लेटर मीट है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट SMDS 2025, सितंबर 27 2025। तो ये इसमें 10 हमने अपेक्षाएं अपने सांसदों से और एमएलएस के साथ में रखी थी। तो ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी गई थी कि ये एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेटिंग बोल लीजिए, पृष्ठभूमि बोल लीजिए, ये उनके सामने रखी थी। तो अगर आप अपना ईमेल आईडी मेरे को भेज देंगे तो मैं आपको आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, और अनुराग के साथ भी शेयर करूंगा। अनुराग जब अपने नोट्स वोट्स बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इस डिस्कोर्स को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली शुक्रिया। सर, आप ये शेयर कीजिएगा और मैं फारूक सर का ईमेल भी आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, आई विल डू दैट। आई थिंक हम लोग समय हो गया है 6:30 बजे। बट बहुत बेहतरीन कॉन्वर्जेशन रही और ये आई मीन ऐसा लग रहा है समय बड़ी जल्दी से हो गया, बट लॉट ऑफ ग्रेट इनसाइट्स एवरीवन। अब हम इस इस हफ्ते के अंदर कोशिश करते हैं इसको पूरा समराइज करके सबसे शेयर कर सकें, और आगे वाला सेशन भी प्लान करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये हर हफ्ते एक कॉन्वर्जेशन ये चलती रहे, नए नए लोग इसमें जुड़े, एक कॉन्वर्जेशन आगे बढ़े, हम लोग सवाल पूछना शुरू करें जैसे अनूप सर आप रेगुलरली पूछते हो। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पूछना पड़ेगा, हम लोग नहीं पूछते हैं अभी। और आई थिंक इसी के कारण सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है सरकार में। तो बट बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर अशीम और डॉक्टर फारूक ये दोनों ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, रिनाउंड ग्लेशियोलॉजिस्ट्स हैं, ग्लेशियर साइंस पे काम करते हैं। पहला सेशन इन्होंने लिया था, आज ये भी जुड़े पूरे समय और बहुत ही इंसाइटफुल सवाल भी पूछे। सो थैंक यू फारूक सर, ऑल्सो आपको भी। एंड इज अशीम हियर स्टिल? he has left, but thank you once again everyone, आप लोग सभी जुड़े, हर्षित and रोमोला मैम, मिनी मैम, everyone for joining, and then we look forward to continue engaging and building this dialogue together. चलिए, थैंक यू सो मच है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. Wonderful session.